त्रिशूल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन, और वह संतुलन भी दीर्घ काल में, लॉन्ग पीरियड में। क्योंकि अल्पकाल में फर्म संतुलन की अवस्था में कब होती है, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, जो मैंने आपको बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन, और वो भी हम देखेंगे दीर्घ काल में, जिसे कि लॉन्ग पीरियड कहते हैं या लॉन्ग रन भी कहते हैं। तो एक होता है अल्पकाल और एक होता है दीर्घकाल। तो अल्पकाल का उल्टा होता है दीर्घकाल और दीर्घकाल का उल्टा होता है अल्पकाल। तो दीर्घकाल में कोई फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में कब संतुलन की अवस्था में होगी, कि उसे कब लाभ होगा, कब उसे लाभ होगा। संतुलन में यह देखा जाता है कि फर्म को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो संतुलन कब होगा, कि जब उसको लाभ होगा, जब उसको क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन यहां पर हानि को भी बताया गया है कि अल्पकाल में कोई फर्म हानि भी सहन कर सकती है यदि उसे औसत परिवर्ती लागत भी प्राप्त होती है। लेकिन दीर्घकाल ठीक इसका उल्टा है। तो दीर्घकाल में फर्म कब संतुलन की अवस्था में होगी, इसकी कुछ शर्तें, अर्थात संतुलन की शर्तें यहां पर लिखी हुई हैं। सेम शर्तें वही हैं जो कि अल्पकाल में होती हैं, लेकिन यहां पर अंतर क्या है कि दीर्घकालीन लिख दिया हमने। ठीक है, वहां पे अल्पकालीन लिखते हैं या अल्पकाल लिखते हैं, लेकिन जब हम दीर्घकाल की बात कर रहे हैं तो हम दीर्घकालीन औसत आगम, तो वहां क्या लिखा था, औसत आगम या अल्पकालीन औसत आगम। तो यहां लिख दिया हमने दीर्घकालीन औसत आगम बराबर दीर्घकालीन सीमांत आगम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो दीर्घकालीन औसत आगम या आय है वह किसके बराबर होनी चाहिए, दीर्घकालीन सीमांत आगम के बराबर होनी चाहिए। तो यहां पे लिखा हुआ है LAR, एल का फॉर होता है लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, दीर्घकालीन औसत आय बराबर LMR, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। इसका अर्थ क्या हुआ पूरा, कि जो दीर्घकालीन औसत आय होती है वह किसके बराबर होती है, वह दीर्घकालीन सीमांत आय के बराबर होती है। और ये ए और ए सब, अर्थात तीनों जो होते हैं, इनकी जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक है, जितना इसका वैल्यू होगा इतना इसका वैल्यू भी होगा, इसका मूल्य भी इतना ही होगा, और इसका मूल्य भी या प्राइस क्या होगा, इतना ही होगा। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में, चाहे वो अल्पकाल में चाहे दीर्घकाल में, ये सेम ही रहते हैं। ओके जी, अंतर कितना है कि यहाँ एल लगाना पड़ रहा है, यहाँ एल लगाना पड़ रहा है, दीर्घकाल लगाना पड़ रहा है। ठीक है जी, और वहां क्या लगाते हैं, सॉल्ट रन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सॉल्ट, एस लिखते हैं। तो ए बराबर ए कैसे होता है, ए बराबर ए, मान लीजिए कि भाई देखिए दीर्घकालीन औसत आय कितनी है, 10 रुपया है। ठीक है, अगली भी 10 ही रुपया है, प्राइस भी कितना है औसत एक वस्तु का, 10 रुपया है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि ये 10 रुपए की वैल्यू रखता है, तो ये भी सेम इसी के बराबर की वैल्यू रखेगा, मूल्य रखेगा, और ये प्राइस भी इसी के बराबर का मूल्य रखेगा। इसलिए आया 10 10 10। ओके, यहां तक तो बात हो गई क्लियर। दूसरी शर्त है कि दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, अर्थात LMC, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, दीर्घकालीन सीमांत आगम वक्र LMR लिखा है, लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन पढ़ेंगे एल को, और MR मार्जी, आर का मतलब हो गया रेवेन्यू। तो क्या करेवल कि दीर्घकालीन सीमांत आगम वक्र को नीचे से ऊपर की ओर काटे। कौन, ये वाला सीमांत लागत वक्र LMC। तो ये दो शर्तें सेम जो कि अल्पकाल में बताई गई थी वैसे ही है, लेकिन इसमें केवल दीर्घकाल जोड़ा गया है। या हम इंग्लिश में शॉर्ट के लिए पढ़ते हैं, वहां केवल हमने AR लिखा था, इसके आगे हमने L लिख दिया, या वहां हमने SAR लिखा था, तो दीर्घकाल में L लगा देंगे। ओके जी, तो L का ही अंतर हो रहा है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये दो शर्तें हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि आगे चलकर जो आधुनिक अर्थशास्त्री आए, उन्होंने देखा कि इसके द्वारा और इसके द्वारा जो हम गणना कर रहे हैं,
या फर्म की संतुलन की स्थिति को देख रहे हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, इससे ठीक अनुमान नहीं लगाया जा रहा कि फर्म को कितना लाभ हो रहा है, कितना घाटा हो रहा है। ओके, तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि LAC अर्थात लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, इन दो कर्वों की भी सहायता ली कि इसके द्वारा हम क्या करेंगे, फर्म के संतुलन की स्थिति को जानेंगे। ओके, तो ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। इसका आगे लिखा हुआ है दीर्घकालीन औसत लागत, ये सॉल्ट में है LAC, ठीक है, C फॉर होता कॉस्ट, लागत आ गई, ठीक है जी। LAR, L फॉर लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू, दीर्घकालीन औसत आय या आय को हम आगम भी कहते हैं। तो इन दोनों के द्वारा पता लगाया जाता है, इन दोनों के अंतर के द्वारा कि फर्म लाभ की स्थिति में है या हानि की स्थिति में है। किसके द्वारा? AC और AR के द्वारा, अर्थात औसत जो लागत है और औसत आय है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है कि कौन ज्यादा है। भाई यदि आय ज्यादा है लागत कम है तो समझ लीजिए कि फर्म फायदे में है, ठीक है। यदि लागत ज्यादा है और आय कम है तो समझ लीजिए कि फर्म क्या है, घाटे में चल रही है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं कि माना कि 100 क्या है, लागत है, ठीक है जी, लागत है 100 रुपया, आय कितनी प्राप्त हो रही है 150 रुपया। तो ऐसी स्थिति में तो क्या हो गया, किसी वस्तु को बनाने की जो लागत है, जो खर्चा था किसी वस्तु को बनाने में, वो आ रहा है 100 रुपया, तो ये AC में आएगा, ठीक है। उसको बेचा तो ये AR में आ जाएगा। या अब इन दोनों को अंतर को देखना है। हम जान रहे हैं कि एवरेज जो रेवेन्यू है या औसत आय है वो ज्यादा हो रही है, ठीक है, जबकि बनाने पैसा कम खर्च हो रहा है। तो यहाँ 100 में बनाई और 150 में बेच दी, तो ये फायदे की स्थिति होगी। ओके जी, तो इसको 150 में से हम क्या करेंगे, -100 घटा देंगे तो बराबर 50 रुपए का इसको लाभ होगा, ठीक है जी। घाटा कब होगा, इसका उल्टा कर लीजिए, घाटा कब होगा कि 150 क्या है, कॉस्ट है, ठीक है, 100 रुपए में वस्तु बेची जा रही है, तो घाटा कितने का हो गया, 50 रुपए का। कैसे, कॉस्ट आ रही है 150, कौन सी कॉस्ट, ये वाली 150, बेचा 100 रुपए में, ठीक है जी। वस्तु को बनाने में 150 रुपए लग गए और बेचा कितने में, 100 रुपए में, तो 150 में 100 घटाती तो ये एक घाटे को बतला रहा है और ये जो ऊपर वाला है ये लाभ को बतलाएगा। कैसे कि भाई क्या उसका नाम AC 100 रुपया है, एवरेज कॉस्ट कितनी है, औसत लागत कितनी आ रही है वस्तु को बनाने में 100 रुपया, बेची कितने में, AR कितना आया 150, तो 150 ऋण 100 पर ये लाभ की स्थिति हो गई, ठीक है, ये लाभ हो गया, ठीक है जी। ये लॉस हो गया जिसे हम घाटा भी कहते हैं। ओके, ये तो सामान्य सी बात हुई, लेकिन इसको हम कहां समझने वाले हैं, इसको हम समझने वाले हैं डायग्राम पे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में डायग्राम का बड़ा महत्व होता है। तो इस चीज को आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, और ध्यान रखना है कि मैं दीर्घकाल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, दीर्घकाल की बात कर रहा हूं। अब दीर्घकाल के संतुलन को हम फिगर पे जानेंगे, तो हमने शर्तें बता दी आपको, ठीक है जी, और साथ में आपको गणितीय रूप में बता दिया कि फर्म को कब लाभ होता है या कब घाटा होता है, और एक आता है सामान्य लाभ की स्थिति भी होती है कि माना वस्तु को बनाने में लगे 100 रुपया और 100 रुपये बेच दिया, मतलब जितने में बनाई उतने में बेचा, तो 100 रुपये में से 100 रुपये घटा दीजिए तो कितना बचता है, 0। तो यहां पर हो गया न लाभ न हानि, इसे अर्थशास्त्र में कहते हैं सामान्य लाभ। क्या कहते हैं इसको, सामान्य लाभ। अब आगे यहां पर मेरा लिखा हुआ है कि दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ मिलता है। याद रखना है कि कोई भी फर्म है वो लॉन्ग पीरियड में यदि काम करती है, दीर्घकाल में काम करती है, तो उसको केवल सामान्य लाभ की ही प्राप्ति होती है। कौन से लाभ मिलता है उसको, सामान्य लाभ मिलता है। जबकि हमने अल्पकाल में बताया था कि फर्म को अति लाभ भी मिल सकता है, असामान्य लाभ भी मिल सकता है, सामान्य लाभ भी मिल सकता है और हानि भी हो सकती है। लेकिन यहां एक ही बात आ रही है कि दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ मिलता है, सामान्य लाभ मिलता है। इसकी चर्चा मैं अभी फिर आगे करूंगा और भी विस्तार से। क्यों होता है ऐसा कि फर्म के आकार में परिवर्तन, यानी कि दीर्घकाल मीन्स होता है लंबा समय फर्म को जब मिल जाता है तो वह ग्राहकों की जितनी डिमांड है वस्तु को, वह उतनी डिमांड को बढ़ा सकता है, ठीक है। जितनी डिमांड बढ़ रही है
तो वह क्या करेगा, फर्म के आकार को, फैक्ट्री के आकार को बड़ा कर देगा। ठीक है, कि फर्म क्या कर रही है, माना बात एक फर्म की कैपेसिटी है 100 कमीज बनाने की। ओके, मांग बढ़ी तो दीर्घकाल में इतना टाइम है उसके पास कि मांग बढ़ के 1000 हो गई, तो क्या कर सकता है, फैक्ट्री के आकार को बढ़ा सकता है, बड़ी मशीनें लगा सकता है। ओके, इसके साथ ही दीर्घकाल में उसके पास टाइम क्या है, यदि उल्टा भी होता है, मांग घटती भी है, मांग घटती भी है, तो वो फर्म के आकार को छोटा कर देगा। ठीक है, डिमांड के अनुसार उसको घटाना शुरू कर देगा, जो कि अल्पकाल में नहीं हो पाता है। तो यहां पर देखिए कि दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ क्यों मिलता है, कारण है कि फर्म के आकार में परिवर्तन मांग के अनुसार फर्म उत्पादन को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। इसी के साथ आगे देखिए, दीर्घकाल में स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में अंतर समाप्त, अर्थात दीर्घकाल में कोई स्थिर लागत नहीं होती है। ठीक है, सारी की सारी जो लागतें होती है वो परिवर्तनशील होती हैं। ठीक है जी, फर्म के जैसे आकार को बढ़ाएंगे, ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा तो बढ़ाने के लिए फर्म के आकार को बढ़ाना पड़ेगा। ओके जी, दीर्घकाल में कोई भी फर्म घाटा नहीं उठाना चाहती है। ठीक है जी, अल्पकाल में तो होता है कि भाई 2-4 रोज या 1-2 महीने नहीं बिक रहा है तो उसके बाद आ जाएंगे, ठीक है, ग्राहक ले लेंगे। ठीक है, लेकिन दीर्घकाल में देख रहा है वो बैठ रखा है, ठीक है, 6 महीने तक, साल भर तक कुछ नहीं बिक रहा है, तो वो क्या कर देगा, उत्पादन बंद कर देगा, अपनी दुकान को बंद कर देगा। ठीक है जी, और बाजार से चलते बनो। ओके जी, तो दीर्घकाल में क्या होता है, देखो भाई, स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में जो अंतर हम वहां बता रहे थे आपको, अल्पकाल में यहां पर समाप्त हो जाता है और यहां पर केवल परिवर्तनशील लागतें होती हैं। ठीक है, उत्पादन बढ़ेगा तो लागतें भी बढ़ेंगी, उत्पादन घटेगा तो लागतें भी घटेंगी। ओके जी, अब देखिए अगला है फर्मों की संख्या में परिवर्तन, कि दीर्घकाल में बाजार में जो फर्में आ रखी हैं वस्तु को बेचने के लिए, मतलब साबुन बेचने वाली कोई कंपनी है वो आ रखी है, तो फर्मों की संख्या में परिवर्तन, यदि फायदा हो रहा है भाई दीर्घकाल में, यदि फर्म को फायदा हो रहा है तो रहेगी। ठीक है, घाटा तो नहीं उठा सकती दीर्घकाल में, तो रहेगी। यदि उसे घाटा हो रहा है तो वह बाजार छोड़कर था अपनी कंपनी को बंद करके, अपना बोरा बिस्तर बंद करके चली जाएगी, बहिर्गमन कर देगी। तो यदि चली जाती है तो फर्मों की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यदि लाभ होता है माना बात, तो नई फर्में आएंगी तो क्या, फर्मों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए क्या लिखा है, फर्मों की संख्या में परिवर्तन, अर्थात फर्मों की संख्या घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। ये दो कारण हैं कि दीर्घकाल में फर्म को सामान्य लाभ ही मिलता है। ओके, अगला देखिए, इसी में और बता रखा मेरे, जो मैं ऊपर बता रहा था, घाटे वाली फर्म उत्पादन बंद कर देगी, जिसकी मैं चर्चा यहां पे कर रहा था कि घाटा यदि किसी फर्म को होता है, साबुन बनाने में कोई कंपनी घाटा उठा रही है तो क्या कर देगी, उत्पादन बंद कर देगी। और उसका परिणाम क्या निकलेगा, जिससे पूर्ति घटेगी। अब क्योंकि साबुन उसने प्रोडक्शन ठप कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है जी, कोई बाजार से चली गई, अन्य भी फर्में हैं कि जो साबुन ही बना रही हैं, तो साबुन बनाने वाली फर्मों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यदि 2-4 बाजार से निकल गई तो उसका असर किस पे पड़ेगा, साबुनों की पूर्ति पर पड़ेगा, साबुन कम बनेंगे। ठीक है, तो साबुनों की पूर्ति क्या होगी, घटेगी। और घटने का परिणाम क्या होगा भाई, कि कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि लोग मांग करेंगे भाई। ठीक है, मांग करेंगे तो कीमतें बढ़ना शुरू कर देंगी, क्योंकि जब भी पूर्ति कम होती है या पूर्ति में कमी होती है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। ठीक है जी, कीमतें क्या होती हैं, बढ़ने लगती हैं। लेकिन कब तक बढ़ेंगी, किसमें, दीर्घकाल में, तब तक बढ़ेंगी जब तक कि वह सामान्य लाभ के बराबर नहीं हो जाती हैं। कब तक बढ़ेंगी, ऐसा नहीं कि बढ़ती जा रही है, वाह भाई वाह, ठीक है, कि 10 रुपए से बढ़कर 50 रुपए, 50, 100 और 2 लाख तक पहुंच गए, ऐसा नहीं है। तब तक बढ़ेंगी जब तक कि वो सामान्य लाभ प्राप्त न कर ले। ओके, एक कंडीशन ये है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला देखिए, अगली कंडीशन ये बताई जा रही है कि असामान्य लाभ यदि फर्मों को होता है, यदि फर्में जो चली गई बाजार से, वो तो ठीक है बात है भाई, लेकिन जो फर्में अभी बाजार में हैं और यदि उनको फायदा ज्यादा होता है उनको, तो क्या होगा, अन्य जो फर्में हैं, अन्य कंपनियां देखेंगी, अच्छा इसको फायदा हो रहा है साबुन बनाने में, चॉकलेट बनाने में, तो अन्य भी बाजार में आएंगे। ठीक है जी, आएंगी। और इससे क्या होगा, यदि उसी वस्तु का वो भी प्रोडक्शन करना शुरू कर देती हैं तो वस्तु की पूर्ति बाजार में बढ़ जाएगी। क्या होगा, वस्तुओं की सप्लाई बढ़ जाएगी।
ठीक है। और जब सप्लाई बढ़ती है वस्तुओं की तो उसका परिणाम क्या होता है, कीमतें घटेंगी। कीमत घटती है तब, यदि पूर्ति ज्यादा हो जाती है तो कीमत घटती है, और यदि पूर्ति घटती है कीमत बढ़ती है, एक दूसरे का उल्टा होती है। अब यहां पे बात हो रही भाई कि कीमतें कहां तक घटेंगी, कीमत ऐसा तो नहीं हो जाएगी किसी वस्तु की 50 रुपए से घटकर ठीक है 40 30 और 0 हो जाए, ठीक है, और सब लोग खुश हैं, उसने कहा जी किसी सब फ्री में मिल रहा है, इतना नहीं होगा। ये इतना घटेंगी कि जहां पर सामान्य लाभ की प्राप्ति हो जाए। तो इस प्रकार का ये दोनों क्रम दीर्घकाल में बाजार में चलता रहेगा। ओके, एक में क्या होगा कि फर्में यदि चली गई तो पूर्ति घटेगी और कीमतें बढ़ेंगी। ठीक है जी, कीमत बढ़ेगी तो कहां तक बढ़ेगी कि जब तक कि वो सामान्य लाभ तक न पहुंच जाए। ओके, दूसरा है यदि फर्म को ज्यादा लाभ होता है तो अन्य फर्में देखेंगी अच्छा तो लाभ कमा रहा है, तो हम जैसे लोग भी क्या करना शुरू कर देंगे, फैक्ट्री लगाना शुरू कर देंगे उसी वस्तु की, तो पूर्ति बढ़ जाएगी। पूर्ति बढ़ने से क्या होगा कि कीमतें घटेंगी। ठीक है, हम तो असामान्य लाभ को प्राप्त करने के लिए आए थे भाई, ज्यादा लाभ कमा रहे हैं और किस्मत ही खराब हो गई भाई, अब कीमतें घटने लग गई हैं। लेकिन कहां तक घटेंगी, ये घटने वाली हैं जब तक ये सामान्य लाभ तक ना पहुंच जाए। ओके, तो इन चीजों को आपने याद रखना है, लिखना भी है। तो सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट है ये तो है ही, ये तो आपने याद करना ही करना है। ठीक है जी, ये तो हमने आपको समझा दिया है, बाकी ये तो रटना है। सभी चलता है कि रटना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, मतलब जितने हथियार हैं सारे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लड़ाई केवल एक हथियार से नहीं जीती जा सकती है कि हमारे पास एक गन है जी, हो गया, इसी से हम लड़ाई जीत जाएगी। किसी कंट्री को लड़ाई जीतनी है तो सारे हथियार उसके पास होने चाहिए। ठीक है, वायु से लेकर थल से लेकर जल से लेकर हर किस्म के हथियार उसके पास होने चाहिए, तब जाके जंग जीती जाती है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि केवल कि समझना, अबे हो गया, अरे कुछ ना कुछ चीज तो याद तो करनी पड़ेगी ना, तो समझना समझेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। और केवल थोड़ा रट दिया बस, तो रटना मतलब ज्ञान का धीरे धीरे घटना, इसलिए बोला सारे हथियार इस्तेमाल करने हैं पढ़ाई में। अब डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि फर्म को सामान्य लाभ कैसे मिलता है दीर्घकाल में, इसको हमने इस रेखा चित्र पर समझना है। तो इस प्रकार से दो अक्ष आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक एक्स अक्ष हो गया पड़ी लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो हमारी लाइन है, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस। ठीक है जी, इस पे लिख देंगे आप आगम और लागत, अर्थात ये आगम को भी दिखाएगा, आय को भी दर्शाएगा, रेवेन्यू एंड कॉस्ट को भी दिखाएगा। इधर लिख देंगे आप उत्पादन या उत्पादन की मात्रा, कहीं निर्गत भी लिखा होगा, ठीक है, आउटपुट भी लिखा रहता है, तो वही उत्पादन होता है जिसे हम क्या कहते हैं दूसरी भाषा में निर्गत कहते हैं। ओके जी, इतना आपने लिखना है। अब सीधी सी बहुत लंबा चौड़ा नहीं सोचना है, रेखा चित्र बनाने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों लाइनों को बराबर भागों में देखना है कहां पे बराबर आ रहा है लगभग, और वहां पर एक पॉइंट लगाना है, यहां पे लिख देंगे पी। क्या लिखना है, पी। पी फॉर होता है प्राइस, कीमत, यहां पर कीमत लिख देंगे आप। ठीक है जी, पी लिख देंगे सांकेतिक अक्षर। उसके बाद आपने क्या करना है कि सीधे एक पड़ी रेखा यूं खींच देनी है। ठीक है, पड़ी रेखा इसी के समांतर, ऐसा नहीं कि यहां से नीचे की तरफ चला गया जी ना, इसी के समांतर सीधी रेखा खींच देंगे और इस पर लिख देंगे आप एल ए आर इज इक्वल टू एल एम आर। ये इस रेखा पर, ये इस रेखा का टाइटल है। अर्थात यहां पे क्या है कि दीर्घकालीन जो हमारी औसत आय है वह दीर्घकालीन सीमांत आय के बराबर है। ठीक है, और ये बराबर ये होता है तो उसी के बराबर पी होता है, ये मैंने पहले आपको बताया था अभी। ठीक है जी, तो एल क्यों लिख रहा हूं मैं, इसके आगे भी एल है क्योंकि दीर्घकाल को दिखाता है एल, लॉन्ग पीरियड को लॉन्ग रन भी कहते हैं इसको। तो लॉन्ग रन एवरेज रेवेन्यू और बराबर लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होते हैं, और उसी के बराबर क्या होता है पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में, ठीक है, या अल्पकाल में वह कीमत के बराबर ही होता है। ओके, माना कि इसका कितना है 10, तो ये भी 10 ही होगा, तो ये भी 10 ही होगा, तभी तो बराबर होंगे। ठीक है जी, एक ही हाइट में यदि हम 3 लोगों को खड़ा करते हैं, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पे, तो एक को मान लीजिए ये, एक को मान लीजिए ये, और एक को मान लीजिए ए, तो तीनों की हाइट बराबर है। ओके जी, कितनी है भाई, 6 फीट वाले हैं,
तो सेम हो गया, तीनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी लंबाई में। तो ये तो बात की जा रही है। तो सीधी रेखा खींचनी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, लाइन खींचनी है, ठीक है। तो अब क्या करना है, दूसरी शर्त जो बताई थी कि हमारी ये वाला सीमांत आय वक्र को, जो सीमांत लागत वक्र है दीर्घकालीन, वो नीचे से ऊपर की ओर काटे। अब नीचे कहां है ऊपर कहां है, इस रेखा पर देखिए, जहां इस रेखा से इधर की तरफ ये नीचे हो गया और इस रेखा से ये ऊपर हो गया, ठीक है जी। इस रेखा से इधर जहां मेरा हाथ रखा है ये ऊपर हो गया और इससे नीचे हो गया। अब हमने यहां पे ड्रॉ करना है सीमांत लागत वक्र, क्योंकि सीमांत आय वक्र तो ऑलरेडी यहां पर खींचा गया है। तो क्या करना है, यहां पे देखिए, आप इधर से यू आकार में इस प्रकार से बनाएंगे और यूं ड्रॉ कर देंगे LMC। अब क्या है जी ये LMC, ये LMC है दीर्घकालीन सीमांत लागत। तो क्या बताया गया था शर्त में कि ये वाला वक्र इसको अर्थात पड़ी लाइन को नीचे से ऊपर की ओर काटे। तो हमने यहां से क्या करना, खींच दिया एक यू शेप में और यहां पर इसने इसको काटा और फिर ऊपर चला गया, ठीक है, आसमान में चला गया। तो जहां पर ये काटता है एक दूसरे को, यहां पे पॉइंट पे यहां पे लिखेंगे ई फॉर होता है इक्विलिब्रियम, संतुलन, ये संतुलन का बिंदु है, ठीक है जी। और इसी को एक लाइन इधर नीचे कर दीजिए और ये हो गया क्यू लिख दीजिए इस पे। तो इसका मीनिंग होगा कि यहां से लेकर इतना उत्पादन कर रहे हैं, कोई फर्म इतना उत्पादन कर रही है, अरे यहां पे इस लाइन को यदि यहां से ऊपर ले जाएंगे तो फिर यहां पे आएगा, लेकिन आप क्या करेंगे, जितना दूर ले जाना चाहिए बना सकते हैं, ठीक है जी। जो हमारा ये रेखा चित्र है, फिगर है, ना इतना बड़ा और ना इतना छोटा, अच्छा होना चाहिए। और इसको फ्री हैंड से ड्रॉ करना है, ठीक है जी। पहले पेंसिल से बनाना है, उसके बाद आप पेन से भी सीधे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसने इसको नीचे से यहां पर काटा, यहां से गई लाइन ऊपर खींचनी है, कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे ये लिख देंगे, इसको थोड़ा ऊपर तक बढ़ा देंगे, ओके जी। ये संतुलन की अवस्था है, यहाँ पे प्राइस है, इतने प्राइस पे क्या हो रहा है कि फर्म संतुलन की अवस्था की दो शर्तें यहां पर पूरी कर ली उसने, ठीक है जी। अब क्या हुआ, आधुनिक अर्थशास्त्री आए, उन्होंने कहा कि ये दो चीजें हम कर रहे हैं, इसके साथ हम और जोड़ते हैं। उन्होंने क्या जोड़ा, उन्होंने जोड़ा कि हम क्या करेंगे, AR और AC की तुलना के द्वारा पता लगाएंगे कि फर्म लाभ की स्थिति में है, घाटे की स्थिति में है, ठीक है जी। इसके द्वारा पता लगाएंगे, अर्थात इनकी तुलना करनी है कि ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है। औसत लागत AC है और ये औसत आय है, तो औसत लागत और औसत आय की तुलना करनी है, ठीक है जी। अब इसको हम थोड़ा गणितीय भाषा में समझ लेते हैं कि माना AC कितनी है, एवरेज कॉस्ट वस्तु को बनाने की है 10 रुपया, ठीक है जी। एवरेज रेवेन्यू बेचकर कितना रुपए प्राप्त हुआ, 20 रुपया, ओके जी। बनाने में खर्चा कितना, 10, 20 में बेचा तो 20 में 10 घटा दो, 10 रुपए का लाभ हो जाएगा, ओके। ये लाभ की स्थिति है, इसको पहले भी जिक्र किया था हमने। इसी के अलावा हम अगला देखते हैं कि हमारा AC अर्थात कॉस्ट आ रही है किसी वस्तु को बनाने की 10 रुपये, ठीक है, और उसको बेचने से हमें मिल रहा है 5 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बनाने में 10 रुपए खर्चा वाजी और मिल रहा है 5 रुपए बेच दिया, तो कितना होगा, 10 में से 5 रुपए का घाटा होगा, लो जी, ठीक। और एक स्थिति कैसे हो सकती है कि AC बराबर AR भी होगा, ठीक है। कैसे कि 10 रुपए में वस्तु बनी और 10 रुपए में बेच दी, तो ऐसी स्थिति जब होगी, AC बराबर AR होगा, तो ऐसी स्थिति में फर्म जो होती है वह सामान्य लाभ की स्थिति में होती है। तो इसी को अभी हम देखने वाले हैं, किस पर, यहीं पर देखने वाले हैं। कुछ नहीं करना, आपने हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाना है, ठीक है जी। और इस प्रकार से इस प्रकार से ड्रॉ कीजिए, इस प्रकार से, ठीक है, और इसको ऊपर ले जाइए और यहां पे लिख दीजिए LAC। अब ये LAC क्या है, ठीक है, LAC है दीर्घकालीन औसत लागत, ठीक है, और यहां आ गया दीर्घकालीन औसत आय, ठीक है, आगम। तो इन दोनों की तुलना करने की बात मैं कर रहा था। तो तुलना कहां पे करनी है, हमने यहां पे देखना है, ठीक है जी। तो यहां पर क्या हो गया कि जो ये लागत वक्र वाला, ये वाला किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो जिसको मैं समझा रहा था कि AC माना 10 रुपया है और वस्तु को बेचकर भी 10 रुपए प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में ई पॉइंट पर हमने तुलना किसकी करनी है,
कि फर्म को सामान्य लाभ हो रहा है, तुलना करनी है किसकी, इसकी और इसकी, इस पॉइंट पर दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, जबकि उत्पादन कितना हो रहा है, ओ से लेकर क्यू, प्राइस कितना है, ओ से लेकर पी, ओ से लेकर पी। ओके, तो ऐसी स्थिति जो कहलाएगी ई पॉइंट पर, ये कहलाएगी फर्म की सामान्य लाभ, कि फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त हो रहा है। तो दीर्घकाल में जैसे बताया कि फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। ओके जी, तो आई होप इतनी चीजें हमने आपको बता दी हैं। रेखा चित्र तो बहुत सिंपल ही है, सिंपल खींच सकते हैं, ये चीजें हमने आपको बताई, हिंदी में भी लिख दी है, आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो दीर्घकाल में फर्म सामान्य लाभ की स्थिति को दर्शाने के लिए आपने क्या करना है, ये एसी वाला कर्व, ठीक है, ऊपर से लाना है और यहाँ पे, ठीक है, इसी पॉइंट पे, ठीक है, टच कराना है और ऊपर को खींच दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं है जी। इसके बाद ऐसे इसको भी बना दिए, नीचे से ऊपर काटो, वहां चला गया, ठीक, और ये पहले से बता दिया। तो कुल मिला के ये चीजें हो गई, तो क्या परेशानी है यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर आज हमने क्या बताया आपको कि दीर्घकाल में, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म संतुलन की स्थिति में कब होगी, शर्तें वही है जो अल्पकाल की थी, लेकिन यहाँ दीर्घकाल लगाना है केवल, ठीक है जी। कि जैसे यहाँ पे एल लगाया तो अल्पकाल में हम एस लगाते, सब पे एस ही लगाते, ठीक है जी, और दीर्घकाल में एल 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 सब लगा दिया हमने। ओके, तो ये वाला रेखा चित्र आप बना सकते हैं। ओके, तो याद रखना है कि दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ मिलता है। भाई क्या लाभ मिलता है, सामान्य लाभ, कि इतना प्रोडक्शन किया, प्राइस है इतना। ओके जी, बाकी तो बता ही दिया है, तुलना किसकी करनी है, इसकी तुलना करनी है और इसकी तुलना करनी है, कि फर्म को सामान्य लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, ठीक है, या अति लाभ हो रहा है। तो यहां पर हमने, क्योंकि दोनों एक ही बराबर हो रही है, ठीक है जी, ए आर बराबर ए सी, दोनों बराबर हो रही हैं, जैसे हमने यहां पे बताया कि 10 रुपए ए सी है और ए आर 10 रुपया है, तो 10 रुपए में वस्तु बनाई और 10 रुपए में बेची, तो दोनों घटा दे 0। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जब न लाभ होता है, ठीक है जी, और न हानि होती है, तो ऐसी स्थिति इकोनॉमिक्स की भाषा में कहलाती है सामान्य लाभ की स्थिति। ओके, तो आई होप कि ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है जी, 2-4 बार रिपीट करिए, आसान हो जाएगा आपके लिए।